चलिए, आवाज आ रही है सबको? ठीक। आज हिंदी भाषा के वर्ग 2 के अंतर्गत हम लोग एक नई बैच लेकर के आ रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि वर्ग 2 में चूंकि विषयवार विभाजन है तो वर्ग 2 में हिंदी भाषा का अलग से आपका एग्जाम होना है। जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये पात्रता रखी है कि वो हिंदी भाषा में वर्ग 2 दे सकते हैं, आप सभी के लिए हम ये स्पेशल बैच लेकर के आए हैं। और ये जो बैच है ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को कहीं ना कहीं आगे तक ले जाने में सक्षम होगा। तो ये जो बैच है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो अभी चूंकि 100% सिलेबस हमारे पास नहीं है, लेकिन जितनी आधिकारिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से 75-25 में विभाजन आपको होता हुआ दिखेगा। 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा वर्ग 2 हिंदी में, जिसमें से हिंदी के 75 प्रश्न होंगे और अन्य जो विषय हैं जैसे आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया और एक बड़ा हिस्सा जीएस का, सामान्य अध्ययन का, ये आपका 25 नंबर का रहने वाला है। ये पूरा हिस्सा मिलकर के बनेगा आपका 25 नंबर का सिलेबस। वहीं 75 अंक की आपकी रहने वाली है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा यहां पर रहने वाली है। अब ये जो हिंदी भाषा का सिलेबस है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सर विभाजन तो लेकिन 70-30 का होना था, आप 75-25 क्यों बता रहे हो? देखो, ये जो 30 नंबर का होता था अलग से बाकी अन्य विषयों में जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, वहां पर आप देखोगे तो यहां पर 5 नंबर की हिंदी अलग से रहती है। इस 5 नंबर को यहां पर ऐड करके इसको कर दिया गया है 75 और ये हो जाएगा फिर 25 नंबर का। तो 75-25 में आपका सिलेबस डिवाइड होना है। ये लगभग आधिकारिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। अब ये जो 75 अंक है हिंदी भाषा के, इसमें हमको क्या पढ़ना है? देखो, ये जो हिस्सा है ये कंप्लीटली 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बांट करके आप इसको देख सकते हैं। एक भाग में बटा हुआ है आपका, एक भाग में रखा हुआ है व्याकरण वाला भाग, जो कि सिलेबस में रहेगा हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण, इस नाम से रहने वाला है। हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण। इस व्याकरण वाले हिस्से की बात करें तो वो सारे हिस्से जो आप सामान्य कॉमन भर्ती परीक्षा में व्याकरण के अंतर्गत देखते हैं वो सारी चीजें इसमें रहने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्या रहेगा, तो इसके अंतर्गत आपको एक मिलेगा गद्य खंड, सबसे पहले तो मिलेगा पद्य खंड, दूसरा इसमें मिलेगा गद्य खंड, तीसरा इसमें मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य और साहित्यकार। ये हिस्सा आपका रहने वाला है। इसके अलावा क्या संभावित है सर यहां पर? तो यहां पर संभावित है आपकी पत्रकारिता, हिंदी में पत्रकारिता का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछता है, ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा और कोई हिस्सा यदि बचा है तो एक हिस्सा इसमें बचता है संक्षेपण और एक हिस्सा बचता है अपठित गद्यांश। लेकिन चूंकि यहां पर एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका क्वेश्चन पेपर दिखेगा, तो इसकी संभावना कम है कि इस वाले हिस्से से आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि संक्षेपण में आपको पैराग्राफ देता है और पैराग्राफ दे करके उसको छोटा करने के लिए बोलता है। 1/3 शब्दों में संक्षेपण करने को कहा जाता है।
लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। अपठित गद्यांश से भी क्वेश्चन की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह है कि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो लगभग सब इस प्रश्न को बना ही लेंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन स्तर के प्रश्न नहीं होते, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरा हिस्सा मिलकर के आपके हिंदी के 75 नंबर का हिस्सा बनता है, जो कि 75 नंबर का आपको पूछा जाना है। अब सवाल यह है कि व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है सर। देखो, व्याकरण के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है यह समझने की कोशिश करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले तो हम देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध देखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाषा बोध पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे मूल व्याकरण में, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। बड़ा हिस्सा होने वाला है, क्वेश्चन यहां से आता है। तीसरा टॉपिक इसमें देखा जाएगा शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये 4 विधियां शब्द रचना की विधियां मानी जाती हैं। तो इन चारों तरीकों को हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये व्याकरण के आधारभूत भाग हैं। इसके बाद एक हिस्सा आपका आता है शब्द रचना के बाद शब्द साधन। शब्द साधन में आप शब्द क्या है, शब्दों के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं विकारी और अविकारी शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं सार्थक और निरर्थक शब्दों को। इसी में आप पढ़ते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को, और संकर शब्द भी इसी में पढ़ा जाता है। इसके अलावा इसी में आप पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों को। तो शब्द साधन के अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। शब्द साधन पढ़ने के बाद अगला जो हिस्सा आता है वो है शब्द रूप का, और शब्द रूप में आप 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। 3 टॉपिक्स कौन से? एक पढ़ते हैं इसमें लिंग, एक पढ़ते हैं वचन, और तीसरा पढ़ते हैं कारक। तो लिंग, वचन और कारक ये मिलकर के आपका टॉपिक बनता है शब्द रूप का। शब्द रूप पढ़ने के बाद फिर अगला हिस्सा आपका आता है वाक्य। वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय के बारे में आप जानेंगे। और जब वाक्य के अंग आप पढ़ रहे होंगे तभी इंट्रोड्यूस होगा पदबंध। यहीं पर आपको पढ़ाऊंगा पदबंध। इसके अलावा वाक्य के आवश्यक तत्वों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, कितने तत्व होते हैं, ये हमको देखना है। वाक्य के आवश्यक तत्वों में सार्थकता, योग्यता, है ना, आपने नाम सुना होगा, सार्थकता है, योग्यता है, पदक्रम है, आकांक्षा है, निकटता या आसक्ति है, अन्वय है। ये 6 आवश्यक तत्वों के बारे में हमको जानना है वाक्य के आवश्यक तत्वों में। इसके बाद एक टॉपिक इसी में इंक्लूड हो जाता है, वो है वाक्य के प्रकार। वाक्य को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। एक तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकारों में, और रचना के आधार पर 3 प्रकारों में। तो ये पूरा विभाजन हमको इसमें देखना है, ठीक है। ठीक है, अब वाक्य पढ़ने के बाद अगला जो हिस्सा है, वाक्य पढ़ने के बाद अगला जो हिस्सा है वो है आपका एक टॉपिक तो इसमें आएगा विराम चिन्ह, और एक टॉपिक आता है इसमें काल। ये आपके टॉपिक्स में रहने वाला है। एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है व्याकरणिक अशुद्धियां। ये आपके सिलेबस का टॉपिक रहना है। दोनों प्रकार की अशुद्धियों के बारे में बात होगी, शब्द की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि। इसके बाद अगला जो टॉपिक होने वाला है आपका वो है सार्थक शब्दों के प्रकार, यानी आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्दों को। वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप जिसको कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में रहेगा।
इसके अलावा यहीं पर रहेगा विलोम शब्द, और देखना है आपको समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ये हमको देखना है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के बारे में आपको जानना है। इसके बाद एक टॉपिक आपका रहने वाला है रस, छंद और अलंकार। ये टॉपिक थोड़ा सा संदिग्ध है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहता है। तो अगर हमारे पढ़ते पढ़ते सिलेबस आ गया और ये टॉपिक अगर रहेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद एक टॉपिक आपका रहने वाला है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये पूरा हिस्सा मिल करके आपके हिंदी का सिलेबस बनता है। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये पूरा हिस्सा मिल करके आपके हिंदी का पूरा भाग बनता है। तो ये सिलेबस सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हमको बिठाना है, क्योंकि व्याकरण में इसके बाहर चीजें नहीं जाती हैं। व्याकरण में जितनी हैं चीजें वो यही हैं। अरे तो हिंदी व्याकरण पूरा हो गया है तो वही तो है आपके सिलेबस में, और क्या ही पढ़ा लूं उसमें। पूजा व्याकरण कंप्लीट हो गया ना उसमें, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये पूरा हिस्सा आपके सिलेबस का हिस्सा रहने वाला है। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि वर्ग दो में ये सारा पूरा भाग मिलकर के आपका व्याकरण वाला भाग बनेगा, यानी ये वाला पक्ष बनेगा। जो मैंने आपको कहा कि व्याकरण वाला भाग आपके सिलेबस में रहेगा, तो आपके व्याकरण वाला हिस्सा ये रहा। अब पद्य खंड में हमको क्या पढ़ना है, गद्य खंड में क्या पढ़ना है, ये बहुत सारा सवाल हमारे मन में रहता है। देखिए, गद्य खंड और पद्य खंड में बेसिकली रहता क्या है। आप यदि सिलेबस देखे हैं और सिलेबस के बारे में यदि थोड़ी जानकारी अपने को है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनता है, कहां से आता है, तो हम इस आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखो, पद्य खंड में क्या रहता है, सबसे पहले ये बात है। पद्य खंड बेसिकली कविताओं से संबंधित रचनाओं पर हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। सबसे पहला तो यही पढ़ना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ने के बाद आप इसी में देखना, काल विभाजन के अंतर्गत ही आप 4 कालखंड पढ़ेंगे। एक को बोला जाएगा आदि काल, एक को बोला जाता है भक्ति काल, एक को कहा जाता है रीति काल, और एक को कहा जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये मूल 4 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास बांटा जाता है। ठीक है, 4 भाग में बांटा जाता है। अरे वर्ग 3 में, वर्ग 1 में कहाँ है? वर्ग 1 में तो छोड़ो, वर्ग 3 में कहाँ है? वो नहीं है ना व्याकरण में, या अन्य सब्जेक्ट में अगर आप दोगे तो वहां नहीं मिलेगा। वो आपको सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो क्यों पढ़ोगे उसको? ठीक है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन में पढ़ना है। आधुनिक काल आगे जाकर पुनः 6 खंडों में बंटता है। इन 6 काल खंडों को हमको पढ़ना है, जिसमें एक नाम आएगा भारतेंदु युग। आचार्य भारतेंदु के नाम पर यह नामकरण हुआ है। इसके बाद एक कालखंड आएगा आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पढ़ने के बाद आएगा आपका छायावाद का काल। छायावाद के बाद आएगा प्रगतिवाद का काल।
प्रगतिवाद पढ़ने के बाद आएगा प्रयोगवाद का काल, और प्रयोगवाद पढ़ने के बाद आता है आधुनिक कविताओं का दौर या आधुनिक कविताओं का काल। ये आपके आधुनिक काल का विभाजन है। तो 4 कालखंडों में बढ़ता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल पुनः 6 भागों में बढ़ता है। हर कालखंड के प्रतिनिधि कवियों के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, क्योंकि उनकी प्रतिनिधि रचनाओं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आप आदिकाल में जाएंगे तो आदिकाल में बहुत सारे रचनाकार मिलेंगे। आदिकाल में आपको अमीर खुसरो मिलेंगे। आदिकाल में आपको पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद बरदाई मिलेंगे। परमाल रासो लिखने वाले आपको क्या हो गया, हाँ, परमाल रासो वाले आपको मिलेंगे। इसके अलावा खुमान रासो है, या नाथ साहित्य परंपरा के जो सिद्ध कवि हैं, सिद्ध साहित्य लिखने वाले जो कवि हैं वो हमको मिलेंगे। इसके बाद भक्ति काल में आपको अलग से रचनाकारों को देखना है। राम भक्ति शाखा में अलग, कृष्ण भक्ति शाखा में अलग, निर्गुण शाखा में अलग, सगुण शाखा में अलग, वो आपके भक्ति काल में आपको देखने को मिलेंगे। रीति काल में आपको रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त कवियों के बारे में जानना है। आधुनिक काल जब आप पहुंचेंगे तो आधुनिक काल में कालखंड को 6 भागों में बांटा गया है। हर कालखंड में जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं के नाम हमको बहुत अच्छे से याद करना है। हर कालखंड में, जैसे भारतेंदु युग में आचार्य भारतेंदु हैं, इसके अलावा और 3-4 कवि हैं, उनके नामों को हमको जानना है। हाँ जी, पूजा। द्विवेदी युग में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी मिलेंगे। आपको इसी कालखंड में मैथिली शरण गुप्त मिलेंगे। छायावाद में पहुंचेंगे तो जयशंकर प्रसाद मिलेंगे, मुकुटधर पांडे मिलेंगे सबसे पहले तो हमारे यहाँ। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंफर्म बता रहा हूं आपको, छत्तीसगढ़ में छायावाद का जनक किसको माना जाता है, या छायावाद के जनक या प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो आंसर होगा मुकुटधर पांडे। लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा। वर्ग 2 में ये क्वेश्चन आएगा कि छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो छायावाद के जनक माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अब मुकुटधर पांडे के अलावा आपको जयशंकर प्रसाद मिलेंगे, महादेवी वर्मा मिलेंगी, निराला मिलेंगे, पंत मिलेंगे। इस कालखंड के ये फैंटास्टिक 4 हैं, इनके बारे में जानना है। प्रगतिवाद के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें आपको केदारनाथ अग्रवाल मिलेंगे, है ना, बहुत शानदार शानदार रचना मिलेंगी आपको इस कालखंड में। प्रयोगवाद में आप जाएंगे तो अज्ञेय मिलेंगे आपको। अज्ञेय की रचनाएं बहुत सारी हैं, उनको हमको पढ़ना है। तो हर काल के कुछ प्रतिनिधि कवि हमको हर जगह पर देखने को मिलेंगे, हर कालखंड में। उन कालखंडों के साथ उन प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं को याद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है, और इसको पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक, अब इसके बाद एक है गद्य खंड। गद्य खंड को जब पढ़ा जाता है तो बेसिकली एक तो पढ़ा जाता है इसको इतिहास के दृष्टिकोण से, और दूसरा इसको पढ़ा जाता है विधाओं के दृष्टिकोण से। विधाएं इतिहास के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आप वो फिर 84 वैष्णवन की वार्ता, है ना, वहां से कहानी चालू करते हैं। गोकुलनाथ की रचना है। आगे बढ़ते 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 आधुनिक काल के ये जो रचनाकार हैं, है ना, जैसे भारतेंदु युग में आपको रचनाएं जो है वो गद्य रूप में लिखना बहुत ज्यादा प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भारतेंदु खुद अपने आप में एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। तो ऐसे इतिहास के आधार पर देखेंगे तो कालखंड के अनुसार इनको बांटा जाता है, लेकिन ये विधा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छा नहीं माना जाता। इसको अच्छा तरीका माना जाता है कि आप इसको विधाओं के आधार पर पढ़ें। विधाओं के आधार पर जब गद्य को पढ़ा जाता है तो वहां विधाओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे विधाओं में, गद्य विधाओं में एक तो आता है सबसे पहले उपन्यास, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है नाटक,
नाटक। नाटक को भी पढ़ा जाता है विधा के हिसाब से। इसी प्रकार आप पढ़ते हैं इसमें उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी आप पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत आत्मकथा, इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं रेखा चित्र, आप पढ़ते हैं इसमें डायरी, यात्रा वृत्तांत। तो ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट करके आप अध्ययन करते हैं गद्य की विधाओं का। तो गद्य की विधाएं आप ऐसे जब बांट करके पढ़ेंगे तो हर विधा में कुछ प्रमुख नाम आपको मिलेंगे। जैसे उपन्यासों में आपको नाम मिलता है किनका? प्रेमचंद का नाम मिलता है ना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहा जाता है उनको, तो बहुत बड़ा नाम है। तो प्रमुख उपन्यास हमको देखना है। एक उपन्यास ये हो गया। इसके अलावा मन्नू भंडारी की आपका बंटी बहुत बहुत फेमस है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, ये उपन्यास हमको देखना है। प्रेमचंद के उपन्यासों में हमको गोदान देखना है। मेन तो सबसे पहली चीज है गोदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाटक की श्रृंखला में जब आप आते हैं तो नाटक में आपको देखना होता है आचार्य भारतेंदु के नाटक को, जिसमें एक सबसे फेमस रचना है उनकी, एक रचना जो आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, अंधेर नगरी। तो नाटक के अंतर्गत आप ये पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की आपको स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में हो सकता है चंद्रगुप्त ही होगा। ये आपको नाटक के अंतर्गत पढ़ना है। कहानियों में सबसे पहली कहानी माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, या एक टोकरी मिट्टी, ये कहानी है। इसके अलावा दुलाई वाली कहानी पढ़ना है आपको। तो बहुत सारी कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये सब कहानियों के अंतर्गत आता है। आत्मकथा में महादेवी वर्मा की रचना पढ़नी है। रेखा चित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये द्वितीयक विधा है। इनको द्वितीयक विधा कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें ना तो ये द्वितीयक विधाएं हैं, ये प्राथमिक विधाएं हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। उपन्यास, नाटक और कहानी से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कम क्वेश्चन मिलता है इन हिस्सों से, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण जो नाम है वो मैं आपको बताऊंगा, नोट्स इसका दूंगा, आप नोट्स इसका तैयार कीजिए, बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका गद्य खंड हो गया। अब इसके बाद एक जो आप पढ़ना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। यहां से हम कहानी चालू करेंगे। जब भी गद्य खंड और पद्य खंड पढ़ना होगा, गद्य खंड और पद्य खंड जब भी हमको पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारसा दत्त तासी से कहानी चालू होती है और कहा जाता है कि हिंदी में जो इतिहास लेखन परंपरा है, साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा है, वो हमारे यहाँ एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के द्वारा चालू किया गया था। गारसा द तासी फ्रांस का एक भाषा शास्त्री था। फ्रांस में उर्दू पढ़ाने का ये काम करता था। उर्दू का बड़ा जानकार व्यक्ति था। इसने सोचा कि भाई हिंदी का व्याकरण लिखने का काम किया जाए, लेकिन व्याकरण तो हमारे यहाँ, व्याकरण तो थोड़ा सा जटिल था, क्योंकि संस्कृत से पूर्णतः हमारे यहाँ ये लिया गया व्याकरण है। तो इसने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, व्याकरण न सही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। तो इसने इतिहास लेखन परंपरा हमारे यहाँ आरंभ की, ऐसा माना जाता है। इसके बाद 3-4 नाम आपको लाइन से मिलेंगे। एक नाम आपको मिलेगा इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का। उसके पहले आपको मिलेगा डॉक्टर शिव सिंह सेंगर का, जिन्होंने एक रचना लिखी शिव सिंह सरोज नाम से। ये उनकी रचना का नाम है, शिव सिंह सेंगर इनका नाम था। इन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज। तो इसमें हिंदी साहित्य के बहुत सारे रचनाकारों का लिस्ट इन्होंने दिया।
हिंदी के, उर्दू के साहित्यकारों को इन्होंने शामिल किया। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई रचना है। ये इस बार के सीजीपीएससी मेंस में आ गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास यदि पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत आसान सा प्रश्न था, किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये रचना लिखी गई। इसके बाद मिश्र बंधु आए। मिश्र बंधुओं ने अपना एक विभाजन प्रस्तुत किया। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक विभाजन दिया गया। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त आए, उन्होंने अपना एक विभाजन दिया। एक नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो ऐसी पुस्तक थी जिसको सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। तो आचार्य शुक्ल के द्वारा वो जो पुस्तक लिखी गई है उसमें बहुत सारे कथन हर कालखंड के बारे में बोला गया है, चाहे वो आदि काल के बारे में हो जिसको उन्होंने वीरगाथा काल कहा बाद में, चाहे वो भक्ति काल हो जिसको पहले उन्होंने पूर्व मध्य काल कहा था, और आगे बढ़े तो उत्तर मध्य काल है जिसको रीति काल इन्होंने नाम दिया, और आधुनिक काल है जिसको गद्य काल इन्होंने नाम दिया। तो हर कालखंड के बारे में आपको आचार्य शुक्ल की किताब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा। कोर्ट पूछता है यहां से आचार्य शुक्ल के कथन पूछता है कि भाई ये किस काल के बारे में कहा गया, या कथन देकर के आपको पूछता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके सिलेबस का, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो बाकी सबसे आगे आपको निकाल सकता है, बाकी सबसे आगे लेकर के जा सकता है। जैसे चित्त वृत्तियों के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने, है ना, चित्त वृत्तियों के बारे में एक परिभाषा दी गई है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो वो आपको देखने को मिलेगा जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया, पद्य खंड गद्य खंड हो गए, और व्याकरण हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा आपका बच जाता है, वो है छत्तीसगढ़ी के साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार को पढ़ने के लिए ना हमको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है यहां से क्वेश्चन दे, क्योंकि ऐसे संस्थाओं को उठा करके क्वेश्चन सिलेबस में न रहते हुए भी कई बार देखा गया है। वो सिलेबस का हिस्सा नहीं लिखा है, अलग से वहां पर लिखा नहीं जाता है कि भाई राजभाषा आयोग के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार में आपको पुनः 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ना है ना। जो छत्तीसगढ़ी के साहित्य हैं उनको 3 कालखंडों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो उन 3 कालखंडों को हमको पढ़ना है। गाथा युग हो गया, है ना, मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ये 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार से जब हम कहानी शुरू करेंगे तो राजभाषा आयोग को देखना होगा। राजभाषा आयोग को देखने के बाद यहां पर विभाजन बेसिकली 2 हिस्सों में होता है। एक आपको इसमें देखना होता है छत्तीसगढ़ी की महिला साहित्यकारों को। महिला साहित्यकारों में कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। ये बहुत शानदार शानदार रचनाएं छत्तीसगढ़ी भाषा में करके रखी गई हैं हमारे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। जैसे आपने नाम सुना होगा इनका, डॉक्टर उर्मिला शुक्ल,
डॉक्टर उर्मिला शुक्ल, डॉक्टर बसंती वर्मा, अभी इन्हीं को ना, वसंती वर्मा को महावाचस्पति, वाचस्पति की उपाधि मिली है, वाचस्पति का सम्मान मिला है इनको, वाचस्पति सम्मान। तो ये भी हमको देखना है, अहमदाबाद में इनको मिला है वाचस्पति सम्मान। गर्व का विषय है, हमारे राज्य की महिला को ये मिला है। और इनकी रचना भी बहुत शानदार है, बहुत शानदार रचनाएं हैं। मोरे मोर आमा के डारा, ये सब इनकी रचना है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सुधा वर्मा जी का। आप लोग बचपन में ना स्कूल में एक कहानी पढ़े होंगे, चुरकी मुर्की, है ना, वो सुधा वर्मा जी की रचना है। बहुत शानदार कहानी है, आप कभी नहीं पढ़े हैं या भूल गए होंगे तो आप बिल्कुल इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। सुधा वर्मा हो गई, या इसके अलावा डॉक्टर गीता शर्मा हो गई। शिव पुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है गीता शर्मा जी ने। तो ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे। शकुंतला शर्मा हो गई, आपको इसी में नाम मिलेगा जय भारती चंद्राकर का, जय भारती चंद्राकर। इसके अलावा और क्या नाम मिलेगा? इसके अलावा और आपको नाम मिलेगा इनका, जय भारती चंद्राकर हो गई, शकुंतला शर्मा हो गई, है ना। इसके अलावा आपको सुधा शर्मा का नाम मिलेगा। वर्मा अलग, शर्मा अलग, ये भी बहुत शानदार रचनाकार है, इनको भी हमको देखना है। तो बहुत सारी रचनाएं हमको आगे जाकर के महिला साहित्यकारों में देखनी है। हाँ, शैल चंद्रा आपको एक बहुत जबरदस्त रचनाकार मिलेंगी, शैल चंद्रा, गुड़ी अब सुनना होगे है, इनकी रचना है शैल चंद्रा की, ये हमको देखना है। दूसरी तरफ आपको छत्तीसगढ़ के पुरुष साहित्यकार मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पुरुष साहित्यकारों में आपको नाम मिलेगा बहुत सारे रचनाकारों का। जैसे आपको सबसे पहले तो नाम मिलेगा सुंदरलाल शर्मा जी का, इनकी रचनाओं को देखना है। इसके अलावा नरसिंह वैष्णव को आपको देखना है, शिवायन जिन्होंने लिखा था 1905 में, नरसिंह वैष्णव। इसके अलावा और आगे आप बढ़े तो इसी के बाद आपको रचनाकार मिलेंगे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी मिलेंगे, ये भी छत्तीसगढ़ के रचनाकार हैं। कर्मवीर पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा चतुर्वेदी जी की रचना है। और आगे बढ़े तो आपको मिलेंगे कौन? आपको लाइन से रचनाकार मिलेंगे, जैसे केयूर भूषण जी मिलेंगे आपको, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, इनकी रचना है केयूर भूषण जी की, सांसद रहे हैं रायपुर से। और कौन मिलेंगे सर? आपको लाइन से बहुत सारे, जैसे लखनलाल गुप्त मिलेंगे, और आपको कौन मिलेंगे? तीनों पांडे ब्रदर्स मिलेंगे, है ना, लोचन प्रसाद पांडे, बंसीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, तीनों पांडे ब्रदर्स मिलेंगे आपको। इनकी रचनाएं हमको देखनी है। इसके अलावा राजेंद्र सोनी हो गए, खुरबाहरा तोला गांधी बनाबो, उनकी रचना है। आपको अमृतलाल गुप्त मिलेंगे आपको इसमें, है ना। बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, इन सबके रचनाकारों को हमको देखना है, याद करना है। नवीन रचनाकारों में आपको नंदकिशोर तिवारी मिलेंगे, लोकाक्षर पत्रिका वाले। सुशील भोले मिलेंगे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ सुशील भोले जी का, है ना। विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन के कुछ दिन बाद ही सुशील भोले, मयारू माटी का उन्होंने संपादन किया है, वो आपको मिलेंगे। विनोद कुमार शुक्ल मिलेंगे आपको, है ना। दीवार में एक खिड़की रहती है, नौकर की कमीज, आपको डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा मिलेंगे, बहुत शानदार। अपूर्वा, सुबह की तलाश, है ना, प्रहसन है उनका एक, मोला गुरु बनाई लेते, ये भी आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे रचनाकारों को हमको देखना है छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यकारों के अंतर्गत। तो ये पूरा चीज आपको एक समय के बाद मैं पढ़ाऊंगा, जब इसका सीक्वेंस आएगा तो मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों को आपसे शेयर करूंगा, आपसे बात करूंगा इसके बारे में।
फिलहाल हम एक टॉपिक शुरू करते हैं जो है भाषा बोध। ठीक है, व्याकरण वाले हिस्से में सबसे पहले हमको ये जानना है कि भाषा के बारे में हमको क्या पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब सिलेबस का एक मोटे तौर पर खाका जो है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बन सकता है। ठीक है, चलो तो पहला टॉपिक शुरू करें। पहला टॉपिक आज हमारा होगा भाषा बोध। अब सवाल यह आता है कि भाषा बोध में हमको पढ़ना क्या होता है। देखिए, भाषा बोध के अंतर्गत हमको सबसे पहले पढ़ना होता है भाषा क्या है। मतलब हमको देखना है भाषा की परिभाषा को। दूसरी चीज जो हमको देखना है वो है भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तीसरी चीज हमको देखना है कि भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार हमको देखना है। एक चीज इसमें देखना है वो है हिंदी भाषा का इतिहास। और एक टॉपिक हमको इसमें देखना है हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी के संबंध में या भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। ये 5 टॉपिक मिलकर के बनता है आपका भाषा बोध। ठीक है, बहुत सारे कवि मिलेंगे यार। ठीक है, हाँ, तो ये 5 चीजें हमको पढ़नी है भाषा बोध के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि भाषा क्या है। सबसे पहली चीज तो हमको ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, तो अलग अलग जो भाषा शास्त्री हैं, अलग अलग जो व्याकरण के मर्मज्ञ हैं, वो सब भाषा को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है, ये भी अपने आप में सही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा नियमों से बंधी हुई बोली है, मतलब बोली को जब व्याकरण में बांध दिया जाता है तो वो भाषा रूप में परिणित हो जाती है, ये भी अपने आप में सही है, कोई गलत नहीं है। कई परिभाषाएं हमको भाषाओं के संबंध में देखने को मिलता है। अल्टीमेटली भाषा की परिभाषा जो है ये जानने के लिए हमको आश्रय लेना पड़ता है आचार्य पतंजलि का। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि भाषा को सबसे पहली बार परिभाषित करने का काम आचार्य पतंजलि ने ही किया था। आचार्य पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था महाभाष्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था महाभाष्य। ये जो महाभाष्य है ये बेसिकली आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक। आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका थी। ये अष्टाध्यायी लगभग 2000 साल पहले लिखी गई पुस्तक है। 2-2500 साल पहले लगभग लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी में भाषा को व्याकरणबद्ध करने का काम किया गया था। यानी उस समय जो प्रचलन में संस्कृत भाषा थी, उस संस्कृत भाषा को नियमबद्ध करने का काम किया था आचार्य पाणिनि ने। आचार्य पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी उसको 8 अध्यायों में विभाजित करके भाषा के नियमों को समझाने का प्रयास किया गया और उस पुस्तक को इन्होंने नाम दिया अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों में बटी हुई रचना। तो आचार्य पाणिनि ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। अब जटिलता ये थी, दिक्कत ये थी कि आचार्य पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी वो सूत्रों के रूप में हमको दिखाई पड़ती है, सूत्र के रूप में।
क्योंकि ये जो कालखंड था इसमें बहुत सारे सूत्र आपको आते हुए दिखेंगे, बहुत सारे सूत्र लिखे गए। जैसे आप नाम सुनते हैं, है ना, सांख्य सूत्र, धर्म सूत्र, सूत्र बनता है वहां पर। तो सूत्र का सीधा सा मतलब है कोडिफाई लैंग्वेज। सूत्र मतलब होता है कोडिफाई लैंग्वेज, कोडिंग भाषा। तो कोडिंग भाषा या कोडिफाई लैंग्वेज जो है वो दूसरों के समझने के लिए थोड़ी सी कठिन होती है। अब चूंकि ये समझने में थोड़ी कठिन थी तो आम लोगों को ये समझ में नहीं आती थी। तो आचार्य पतंजलि ने ये बीड़ा उठाया कि भाई जब ये व्याकरण के नियम हमारे पास उपलब्ध हैं तो क्यों ना हम क्या करें कि इन व्याकरण के सूत्रों को सरल करें और सरल करके उनको व्यवहार में लाने का, उसको समझने का प्रयास करें। तो आचार्य पतंजलि ने क्या किया कि ये जो अष्टाध्यायी थी, इस अष्टाध्यायी को सरलीकृत करने का काम कर दिया। और जब सरलीकृत किया तो इस पुस्तक को नाम दिया गया महाभाष्य। भाष्य का मतलब होता है टीका करना, समझाना, इलेबोरेट करना, इंटरप्रिटेशन करना। अगर सामान्य शब्दों में कहे, इंटरप्रिटेट करना, जैसे नियमों को समझाया जाए, बातों को समझाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है तो उसको आम लोगों को समझाने के लिए वकील सामने आते हैं, है ना, या जज समझाने का प्रयास करते हैं। या जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, टीका करना। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख करके चले गए हैं, है ना, रामचरितमानस लिख करके चले गए हैं। अब उसको समझाने का काम आज के समय में कथा व्यास में लोग करते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं टीकाकार या भाष्यकार उनको कहा जाता है। आचार्य शंकर बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं वेदों के। तो ये जो आचार्य पतंजलि हैं, इन्होंने क्या किया कि ये जो अष्टाध्यायी आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, इस अष्टाध्यायी को सरलीकृत करके लोगों के लिए सरल बना दिया। और आचार्य पतंजलि ने जिस पुस्तक में इसको संकलित किया, उस पुस्तक का नाम रखा महाभाष्य। और इसी महाभाष्य में सर्वप्रथम परिभाषित किया गया है भाषा को। यही हमको परिभाषा मिलती है सर्वप्रथम भाषा की, क्योंकि आचार्य पतंजलि यहां पर भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं भाषम व्यक्तायाम वाची, यानी भाषा बोलकर व्यक्त करती है। ये परिभाषा दी गई है आचार्य पतंजलि के द्वारा। आचार्य पतंजलि ने ये परिभाषा दी है। और यहां से एक बात आचार्य ने एकदम क्लियर कर दी है कि भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत के भाष धातु से होती है। ये क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। तो किस धातु से मानी जाती है? भाष धातु से मानी जाती है, जिसमें षटकोण का श होगा और उसमें बाकायदा हलंत लगा होगा। विकल्प याद करते समय, विकल्प पहचानते समय सावधान रहिएगा, ठीक है। षटकोण का श होगा और उस पर बाकायदा हलंत लगा होगा, तब वो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति करेगा। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती है, ऐसा मानना है आचार्य पतंजलि का। अब यहीं से भाषा के प्रकारों की व्युत्पत्ति मानी जाती है। कैसे? देखो, जब हम ये कहते हैं कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा क्या है? भावों की अभिव्यक्ति है, जैसे भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो जब मैं भाषा के प्रकार कहूंगा तो भाषा के प्रकार कहने का सीधा सा मतलब ये होगा कि हम कितने तरीकों से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, यानी अपने भावों को कितने तरीकों से आप अभिव्यक्त कर सकते हो, इसी को कहा जाएगा भाषा के प्रकार। तो भाषा को 3 अलग अलग तरीकों से देखा जाता है, यानी आपके भावों की अभिव्यक्ति आप 3 तरीकों से कर सकते हैं।
आप अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं ध्वनियों द्वारा। ध्वनियों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, आप तक ये ध्वनि पहुंचती है और मेरे भाव आप तक पहुंच जाते हैं। तो ध्वनियों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है मौखिक भाषा। इस विधि को कहा जाता है मौखिक भाषा। दूसरा, आप अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं ध्वनि चिन्हों का। तो भाव संप्रेषण की दूसरी विधि होती है ध्वनि चिन्हों द्वारा भाव संप्रेषण। अब ध्वनि चिन्ह क्या होता है सर? ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। जैसे जैसे मान लो मेरे मुंह से ध्वनि निकली क, मैंने कहा मैं इसको ऐसा दिखाऊंगा। मेरे मुंह से ध्वनि निकली ख, मैंने कहा इसको ऐसा दिखाया जाएगा। मैंने कहा का, तो इसको ऐसा दिखाया जाएगा। तो ये जो चिन्ह हैं, ये एक ध्वनि से बंधे हुए हैं और ध्वनियों से बंधे होने के कारण हमने इनको नाम दिया है ध्वनि चिन्ह। और इन्हीं चिन्हों के संयोजन से सार्थक शब्दों की रचना होती है। और जब सार्थक शब्दों की रचना होती है तो उन्हीं शब्दों के द्वारा भावों का संप्रेषण संभव होता है। यानी जब ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण किया जाएगा तो यहां पर भाषा का प्रकार अलग होगा। और जब ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाव संप्रेषण की वो विधि है जिसमें ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भावों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे जैसे आप कोई साहित्य पढ़ते हैं, जैसे आप गोदान पढ़ रहे हैं, आप गोदान जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर पुस्तक से कोई आवाज नहीं आती। वहां पर पुस्तक में केवल कुछ चिन्ह बने होते हैं, जिन चिन्हों को आप जानते हैं, उन संयोजन से क्या अर्थ निकलेगा इसको समझते हैं और प्रेमचंद का भाव आप तक पहुंच जाता है। प्रेमचंद ने जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से, जिस मन स्थिति में उस पुस्तक को लिखा है, वो स्थिति आप तक पहुंच जाती है। तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है लिखित भाषा। अखबार आप पढ़ते हैं तो अखबार में भी ध्वनि चिन्हों द्वारा भाव संप्रेषण होता है। तीसरी विधि मानी जाती है, यह तीसरा तरीका होता है संकेतों द्वारा भाव संप्रेषण होना। और संकेतों द्वारा भावों का जब संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब सवाल यह आता है कि सर सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा। ट्रैफिक सिग्नल यदि आपने देखा होगा तो वहां पर कुछ लिख करके नहीं आता, यह भी आपने देखा होगा। वहां पर केवल 3 कलर की ऐसे बत्तियां लगी होती हैं। लाल कलर की बत्ती लगी होगी, नारंगी रंग की बत्ती लगी होती है और हरे रंग की बत्ती वहां पर लगी होती है। 3 रंगों की बत्तियां होती है। हर रंग का अपना एक अर्थ होता है, संकेत होता है। वहां पर कोई ध्वनि नहीं आती, वहां पर कुछ लिख करके नहीं आता, न तो ध्वनि आएगी है ना, न लिख करके आएगा। वहां पर केवल संकेतों का प्रयोग होगा और संकेतों के माध्यम से जब भाव संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब सवाल यह आता है तो सर क्या ये तीनों विधियां भाव संप्रेषण के लिए प्रयोग में आती हैं? हाँ, तीनों प्रयोग में आती हैं। लेकिन क्या तीनों को भाषा के प्रकारों में शामिल किया जाता है? तो जवाब है नहीं। भाषा के प्रकारों में शामिल किया जाता है केवल मौखिक भाषा को और केवल लिखित भाषा को। सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता। क्यों सर? इसके पीछे आचार्य कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा है,
वो तर्क देते हैं कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिखना संभव नहीं है या लिख पाना संभव नहीं है, इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर भाषा के केवल दो प्रकारों को मान्यता देते हैं, एक तो है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन आए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर आपको लेना है केवल 2, 3 मत ले लीजिएगा। 3 लेंगे तो आंसर गलत माना जाएगा, आंसर लिया जाएगा केवल 2। ठीक है, हाँ कर सकते हैं हिरोंदी, कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गई भाषा के प्रकारों की बात। अब आते हैं भाषा की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां। या इसी को आप कहते हैं भाषा के प्रमुख गुण। ठीक है, भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां या भाषा के प्रमुख गुण। भाषा के प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम भाषा के गुणों को पढ़ते हैं कि भाई कौन सी चीजें भाषा में पाई जाती हैं। ठीक है, भाषा में क्या क्या पाई जाती हैं ये हमको देखना है। अब यदि भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो भाषा का सबसे पहला गुण होता है भाषा की परिवर्तनशीलता। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा कभी भी, कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा स्थायी नहीं होती, हर भाषा बदलती है। तो सवाल आता है कि सर भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती ही क्यों है, भाषा बदलती ही क्यों है, भाषा क्यों स्थायी नहीं होती, स्थायित्व को क्यों प्राप्त नहीं होती भाषा? तो इसका जवाब भाषा के गुणों में ही समाहित है। भाषा की परिवर्तनशीलता के पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे कारण हैं जिनको सभी भाषा शास्त्री एक मत से स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये भाषा के परिवर्तनशीलता के पीछे प्रमुख कारणों में शामिल है। इसमें सबसे पहला कारण है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। भाषा क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन करती है। कैसे सर? जैसे मान लो ये हमारा भारत देश, ठीक है, हमारा प्यारा सा भारत। ये हमारा भारत देश है, ठीक। अब इस भारत देश में यदि मैं सबसे प्रमुख भाषा की बात करूं तो यह गलत बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर भाषा अपने आप में प्रमुख होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं अगर ये कहता हूं कि ना कि हिंदी प्रमुख भाषा है, नहीं, भारत की हर भाषा प्रमुख है। कारण यह है कि हर भाषा में एक स्थायित्व होता है। कैसा स्थायित्व? स्थायित्व इस दृष्टिकोण से कि हर भाषा जो है वो एक संस्कृति का प्रतिनिधि है और आप किसी भी संस्कृति को दूसरे से कमतर नहीं बता सकते। तो इसीलिए कभी भी आपको यदि किसी भी स्तर पर यदि पूछा जाता है ना कि प्रमुख भाषा क्या है, तो प्रमुख भाषा नहीं, हाँ, वहां की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हो सकती है, लेकिन प्रमुख भाषा आप उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, हर भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। भाषा भारत के यदि हिस्से में देखा जाए तो लगभग आपको इस हिस्से को छोड़ दें, ये वाला हिस्सा,
ये द्रविड़ भाषी क्षेत्र है। यहां पर आपको इंडो तिब्बतियन भाषा परिवार की भाषाएं मिलती हैं या इंडो बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र को यदि छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत में हिंदी भाषा हमको अस्तित्व में दिखाई पड़ती है। जैसे आपको हिंदी जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी, आपको हिंदी गुजरात में भी मिलेगी, हिंदी आपको महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी मिलेगी, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, है ना, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, है ना, सब जगह आपको हिंदी मिलेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सारे क्षेत्रों में हिंदी हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या गुजरात में बोली जाने वाली हिंदी और बंगाल में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप एक समान है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, अलग है, अलग है। या मैं आपको कहूं कि भाई कोई भाषा, हिंदी भाषा जो उड़ीसा में बोली जा रही है, क्या ये ठीक वैसी ही है जैसे गुजरात या राजस्थान में बोली जाती है? आप बोलेंगे नहीं सर, अलग है। या मैं आपको कहूं कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर में हिंदी बोली जा रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो हिंदी है, क्या ये एक समान है? आप बोलेंगे नहीं सर। मतलब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र अलग है। तो क्षेत्र अलग अलग होने के कारण हिंदी का रूप अलग अलग हो जाता है। यह है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। अब इसी चीज को ना आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर भाषा अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती है। इसीलिए है ना, हिंदी भाषा मतलब कोई भी भाषा हो वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती है। इसीलिए हिंदी का स्वरूप यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। क्यों सर? यहां पर हिंदी बंगाली के प्रभाव में है, यहां पर हिंदी उड़िया के प्रभाव में है, यहां हिंदी छत्तीसगढ़ी के प्रभाव में है, यहां राजस्थानी के प्रभाव में, यहां कश्मीरी के प्रभाव में, यहां गुजराती के प्रभाव में। तो हिंदी अलग अलग भाषाओं के प्रभाव में है, इसीलिए हिंदी का रूप भी हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे आप छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, आप छत्तीसगढ़ी के स्तर पर आप इसको ना बेहतर अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे ये मान लो हमारा छत्तीसगढ़ है और आपने छत्तीसगढ़ के बारे में ये तो जाना होगा कि छत्तीसगढ़ 7 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है ना। ये जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ 7 अलग अलग राज्यों से घिरा है। इधर जो राज्य है वो है ओडिशा और इधर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। यानी यहां पर भाषा बोली जा रही है ओडिया और यहां पर भाषा बोली जा रही है मराठी। यहां पर हमारी भाषा है जो है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब ये जो क्षेत्र है, ये बॉर्डर वाला इलाका, यहां पर छत्तीसगढ़ी और ओडिया का मिश्रण होता है, मेल होता है और इस मेल के परिणाम स्वरूप एक नई भाषा हमको बनती हुई दिखाई पड़ती है जिसको नाम दिया जाता है लरिया भाषा। ये लरिया भाषा है। लरिया कोई अलग भाषा नहीं है, लरिया असल में छत्तीसगढ़ी ही है, लेकिन चूंकि ये ओडिया के प्रभाव में आ गई है तो इसीलिए इसका स्वरूप छत्तीसगढ़ी से अलग हो गया है। वैसे ही आप महाराष्ट्र वाले इलाके में जाइए, महाराष्ट्र वाले इलाके में और छत्तीसगढ़ का जहां पर मेल होता है, यहां डोंगरगांव के आसपास आपको छत्तीसगढ़ी और मराठी के मिश्रण से एक नई भाषा आती हुई दिखाई पड़ेगी जिसको बोला जाता है खलटाही भाषा। खलटाही भाषा, खलटाही कुछ और भाषा नहीं है, खलटाही है छत्तीसगढ़ी, लेकिन मराठी के मिश्रण से इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है। तो ये जो भाषा है
ये जो भाषा है ये अलग से कोई भाषा नहीं है, ये केवल तब बने हैं जब एक भाषा का दूसरी भाषा से संक्रमण हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इनका रूप बदल गया और ये अलग रूप में हमको दिखाई पड़ती है। तो भाषा की यदि बात करें तो भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, और क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के भाषा अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है, और चूंकि वो अपने रूप में परिवर्तन करती है इसीलिए वो स्थायी नहीं रह पाती, उसका रूप बदल जाता है, वो ठहर नहीं पाती, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। भाषा की परिवर्तनशीलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है भाषा पर समय का प्रभाव पड़ना। भाषा समय के प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन करती है। कैसे सर? जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं ना, तो हिंदी आज से लगभग 1000 साल पहले से बोली जा रही है, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हमको स्थित हिंदी का वर्तमान स्वरूप है ना, हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का हमको जो रूप है वो दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो हिंदी के लिए हिंदी का ये जो रूप है 1000 ईस्वी के आसपास, वो सेम वैसा ही नहीं है जैसा कि आज बोली जा रही है हिंदी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हर भाषा में आपको क्या दिखेगा कि शब्द जो है वो समय के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं। शब्द जो है वो समय के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं। आप जब हिंदी का विकास क्रम पढ़ते हैं तो हिंदी का विकास क्रम आरंभ माना जाता है संस्कृत से। संस्कृत के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमको बोलने में कठिन लगते थे, और कठिन लगते थे तो हमने क्या किया, उसको सरलीकृत किया। सरलीकृत करके उनका रूप इतना बदल दिया कि वर्तमान हिंदी में इनका रूप एकदम अलग दिखाई पड़ता है संस्कृत की तुलना में। कैसे सर? जैसे हमको क्षीर बोलना कठिन लगा तो हमने खीर बना दिया, हमको दुग्ध बोलना कठिन लगा हमने दूध बना दिया, सरल कर दिए शब्द को। हमारे लिए करपट बोलना कठिन लगा, हमने इसको कपड़ा शब्द बना दिया। हमको कपर्दिका बोलना कठिन लगा, हमने कौड़ी बना दिया। हमको खरपर बोलना कठिन लगा, खरपर हमने खप्पर बना दिया। तो शब्द क्या हो रहा है, शब्द धीरे धीरे करके अपना रूप बदल रहे हैं। और अगर शब्द अपना रूप बदल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है भाषा भी तो अपना रूप इसी के समानांतर बदल रही है, क्योंकि शब्द बदल दोगे तो भाषा तो बदल ही जाएगी, है कि नहीं? वैसे ही संस्कृत में जो रूप थे वो अब हमको दिखाई कम पड़ते हैं। तो इन रूपों में आने पर शब्द जो है वो अपना रूप बदलते हैं, और चूंकि ये रूप बदलने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल सर 15वीं शताब्दी में बदला था, फिर 16वीं शताब्दी में नहीं बदला, फिर 17वीं शताब्दी में बदला था, फिर 18वीं में नहीं बदला। ऐसा नहीं होता। हर एक दिन भाषा अपना रूप बदलती है, हर एक दिन। भाषा का रूप कभी भी स्थायी नहीं होता है, और भाषा का रूप कभी भी स्थायी ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है समय का प्रभाव। समय का भी प्रभाव यदि देखें तो यह भी निर्भर करता है मानवीय प्रवृत्ति पर। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानवीय प्रवृत्ति होती है। मानवीय प्रवृत्ति कहती है कि कठिन शब्द का उच्चारण मत करो, कठिन शब्दों को अपने तरीके से सरल करो और सरल रूप में उसको व्यवहार में लेकर के आओ। हमारे लिए ये शब्द बोलना कठिन था, तभी तो हमने ये शब्द बनाए, इसका सब्स्टिट्यूट बनाया। और ये जो सब्स्टिट्यूट है, ये जो प्रतिस्थापित शब्द हैं, ये इन्हीं शब्दों से निकल करके आए हैं। तो ये मानवीय प्रवृत्ति होती है कि हम कठिन शब्दों से बचते हैं, और इसी के कारण शब्द अपना रूप बदलते हैं, और शब्दों का रूप बदलने के कारण भाषा भी अपना रूप बदल लेती है। तो ये दूसरा प्रभाव है भाषा की परिवर्तनशीलता का दूसरा कारण है। भाषा की परिवर्तनशीलता का तीसरा कारण होता है भाषा का सांस्कृतिक संक्रमण होना। सांस्कृतिक संक्रमण होना।
सांस्कृतिक संक्रमण असल में सोशियोलॉजी का एक शब्द है, समाजशास्त्र की एक अवधारणा है। उस अवधारणा में यह कहा जाता है कि जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर लेता हूं संस्कृति नंबर 1 और यहां मैं लिखता हूं संस्कृति क्रमांक 2। हमारे सामने ये दो संस्कृतियां हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस संस्कृति के कुछ सांस्कृतिक तत्व हैं और इस संस्कृति के भी कुछ सांस्कृतिक तत्व हैं। हर संस्कृति में तो सांस्कृतिक तत्व होते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गौरा गौरी, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ठेठरी खुरमी, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में पंडवानी है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भरथरी है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में शिवरी नारायण है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बारसूर है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में सिरपुर है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। केवला रानी की रचना है, नगेसर कईना की रचना है। नगेसर कईना जो रचना है वो है हमारे यहाँ संस्कृति में। हमारी संस्कृति में शिवनाथ है, हमारी संस्कृति में महानदी है, हमारी संस्कृति में महादेव है, महादेव घाट, हमारी संस्कृति में सहाड़ा देवता है, जिमीदारिंदाई है, हमारी संस्कृति में मौलीदाई है, शीतलादाई है। ये हमारी संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व हैं। वहीं एक दूसरी संस्कृति है जिसके अपने सांस्कृतिक तत्व हैं। जैसे मान लो गुजरात की संस्कृति है तो उनकी संस्कृति में गरबा है ना, उनकी संस्कृति में गरबा है, उनकी संस्कृति में फाफड़ा है, उनकी संस्कृति में अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, अलग अलग प्रकार की जगहें हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, पहनावे है ना, वो सब चीजें हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों संस्कृतियों का मेल होता है किसी बिंदु पर। किसी बिंदु पर मतलब या तो हो सकता है वो हमसे आकर के मिले या हो सकता है हम उनसे जाकर मिले। तो जब भी इन दोनों संस्कृतियों का मेल होगा तो पहली संस्कृति के कुछ सांस्कृतिक तत्व दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं, ऐसा। और ऐसा नहीं है कि दूसरी संस्कृति पहली संस्कृति को प्रभावित नहीं करती, नहीं, दूसरी संस्कृति के भी बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व पहली संस्कृति में आ जाते हैं, ऐसा होता है। और इसीलिए देखना आज के समय में गरबा को देखो ना, गरबा हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मौलिक हिस्सा है ऐसी बात नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज नवरात्र के समय हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा कस्बा, कौन सा शहर नगर है जहां पे नवरात्र में गरबा नहीं होता? हर जगह होता है। ये क्यों संभव हुआ, ये क्यों हो पाया, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी संस्कृति का उनकी संस्कृति से मेल हुआ और इस मेल के परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृति का जो सांस्कृतिक तत्व है वो हमारी संस्कृति में आकर के मिल गया है। ऐसे उनकी संस्कृति का तत्व हमारी संस्कृति में आकर मिल गया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आज हमारे यहां बहुत सारे ऐसे नगर कस्बे हैं जहां पर गरबा होता है कि नहीं? तो इससे क्या हुआ सर? इससे हमारी संस्कृति प्रभावित हुई है, प्रभावित होती है। तो दुनिया की हर संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो वो दूसरे से प्रभावित भी होती है और दूसरे को प्रभावित भी करती है। अब इस मेल के परिणाम स्वरूप क्या होता है? इस मेल के परिणाम स्वरूप तीन चीजों का लेन देन बहुतायत में होता है। तीन चीजों का, कौन कौन सी तीन चीजें सर? सबसे पहली चीज जिसका लेन देन होता है वो है रीति रिवाज। रीति रिवाजों का लेन देन एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में होता है, चाहे वो यहां से यहां हो या यहां से यहां हो, लेन देन होता है रीति रिवाजों का। जैसे जैसे हमारे यहां गरबा का होना, जैसे हमारे भारत में देख लो ना, हमारे भारत में जब नववर्ष मनाया जाता था एक समय पर तो चैत्र प्रतिपदा में मनाया जाता था। अंग्रेज आए, उनकी संस्कृति से हमारी संस्कृति का मेल हुआ और आज देखो ना, आज हम न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को। रीजन यही है सर, रीजन यही है कि हमने उनकी संस्कृति से उस सांस्कृतिक तत्व को अपना लिया है।
इसी प्रकार हमारे यहाँ जो आज पहनावे हैं, कपड़े हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रीति रिवाजों के अंतर्गत आती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो कि भारतीय त्योहार नहीं है, भारतीय त्योहार है ही नहीं। किसी बाहर में जन्मे व्यक्ति का बर्थडे आप आज यहां मनाते हो, क्यों मना रहे हो? क्योंकि उनकी संस्कृति से आपकी संस्कृति का मेल हुआ है, और इस मेल के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उस संस्कृति का सांस्कृतिक तत्व हमारी संस्कृति में आ गया है। तो रीति रिवाजों का लेन देन होता है। दूसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है साहित्यों का लेन देन, लिटरेचर का लेन देन होता है। और लिटरेचर का जब लेन देन होता है तो यह होता है बेसिकली अनुवाद के माध्यम से। अनुवाद होता है एक भाषा के साहित्यों का दूसरी भाषा के साहित्यों में। यानी इस संस्कृति में मान लो यहां पर लिखे गए हैं वेद, यहां पर लिखी गई है गीता, यहां पर लिखे गए हैं उपनिषद, ये सब संस्कृत में है, ये सब संस्कृत में है। हम दूसरी संस्कृति के संपर्क में आए, इंग्लिश के संपर्क में आए, और देखो इंग्लिश में आज हमारे पास गीता भी है, वेद भी है, उपनिषद भी है। क्योंकि ये जो अनुवाद वाली चीज है वो साहित्यों के लेन देन का कारण बनती है। अनुवादों के माध्यम से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में साहित्य जाते हैं। वैसे ही आज ये देख लो, अंग्रेजी के मान लो साहित्य हैं, आप यहां पर पढ़ते हो रूसो के बारे में, आप पढ़ते हैं वॉल्डेयर के बारे में, वॉल्डेयर के बारे में आप पढ़ते हो। आप यहीं पर पढ़ते हो किसके बारे में? आप विंची के बारे में पढ़ते हैं, इटालियन, है ना, लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप पढ़ते हैं। इसी प्रकार आप पढ़ते हैं शेक्सपियर के बारे में, आप पढ़ते हैं ओ हेनरी के बारे में। तो इनकी रचनाओं को भी आप पढ़ सकते हो। आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन आज हम जान सकते हैं कि रूसो, वॉल्डेयर, विंची या शेक्सपियर या ओ हेनरी की कहानियों में क्या लिखा है। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि इनके द्वारा अनुवाद या इनकी पुस्तकों का अनुवादित ग्रंथ आज हमारी हिंदी में उपलब्ध है। तो ये साहित्यों का लेन देन होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेन देन होता है वो होता है भाषा का लेन देन या शब्दों का लेन देन। शब्दों के माध्यम से भाषा का लेन देन होता है। कैसे होता है सर? कैसे लेन देन होता है? आपकी संस्कृति के कुछ शब्द उनकी संस्कृति में और उनकी संस्कृति के शब्द आपकी संस्कृति में आ जाते हैं। होता है ऐसा कि जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उनकी संस्कृति के बहुत सारे शब्दों को हम अपनी संस्कृति में अपना लेते हैं, हमारी हिंदी में अपना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। और आज देखो ना, आज हमारी हिंदी का स्वरूप शुद्ध हिंदी नहीं रह गई है, हिंदी का रूप बदला है। पहले एक समय पे आप अपने मित्र की प्रतीक्षा करते थे, मित्र की प्रतीक्षा करते थे, फिर दोस्त का इंतजार करने लगे, और अब अपने फ्रेंड का वेट करते हो। शब्द क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो शब्दों का लेन देन होता है संस्कृतियों का मेल के परिणाम स्वरूप। संस्कृत में मित्र शब्द भी है और प्रतीक्षा शब्द भी है। आप नीचे आते हो तो फारसी शब्द में आपको मिलेगा दोस्त और इंतजार, और आगे बढ़ते हो तो वहां पर मिलेगा आपको क्या? वहां पर आपको मिलेगा फ्रेंड और वेट। ये अंग्रेजी के शब्द हैं। ये कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब आपकी संस्कृति का उनकी संस्कृति से मेल हुआ। ठीक है? तो सांस्कृतिक संक्रमण के कारण भी भाषा अपने रूप में परिवर्तन करती है। यह है भाषा की परिवर्तनशीलता का तीसरा कारण। तो तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण भाषा अपने रूप में कभी भी स्थायी नहीं रह पाती, ये अपना रूप बदलती है। भाषा का दूसरे गुण, भाषा के दूसरे गुण की यदि बात करें तो भाषा का दूसरा गुण होता है भाषा में यादृच्छिकता का होना।
भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिकता को अंग्रेजी में कहा जाता है रैंडमनेस। तो दुनिया की हर भाषा में आपको यादृच्छिकता दिखाई पड़ती है। हर भाषा में आपको यादृच्छिकता दिखाई पड़ती है। नेटवर्क इशू हो रहा है? बाकी लोग को भी इशू हो रहा है क्या? कुलेश्वर, विनीता, पूजा, सबको नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? चलो, अब आपके क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब है ना, उसके बाद यादृच्छिकता में वापस लौटेंगे। सर मैं हिंदी एमए की हूँ और सोशल साइंस में स्नातक और एसएसडी नहीं होता, एसएसटी होता है का कोचिंग कर रही हूँ। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? तो हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाऊंगी कि नहीं? वर्ग 1 के लिए अप्लाई कर पाओगे? ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर का एक विषय होना चाहिए, है ना? हाँ, अरे यार कैसे एंडेड हो गया यार, कैसे अपने आप? हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, है ना? ठीक है, चलो। हाँ, तो जिन लोगों को डाउट है ना बता देता हूँ। वर्ग 2 में आप लोगों को, जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एमए करने से वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है ना। आपको ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर का एक विषय होना चाहिए, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। चलो, अब आते हैं भाषा के दूसरे गुण में, जिसको बोला जाता है यादृच्छिकता, यानी भाषा में रैंडमनेस पाया जाता है। अब ये रैंडमनेस क्या होता है सर? देखो, भाषा में यादृच्छिकता या रैंडमनेस को दो तरीकों से परिभाषित किया जाता है। दो तरीकों से। एक, हर वस्तु का हर भाषा में एक नाम होता है। हर वस्तु का हर भाषा में एक नाम होता है, इसको बोला जाता है यादृच्छिकता। जैसे जैसे हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं, यही बिल्ली अंग्रेजी में कैट हो जाती है। आप हिंदी में कुत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में वही कुत्ता डॉग हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि भाषांतर है। भाषा बदली तो उस किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बदल गया। इसको बोला जाता है भाषा में यादृच्छिकता का होना। ये पहले प्रकार की यादृच्छिकता है। दूसरा, भाषा में दूसरे प्रकार की यादृच्छिकता ये होती है कि वस्तुओं के नामकरण के पीछे या नामकरण में तर्क का अभाव होता है। वस्तुओं के नामकरण में तर्क का अभाव होता है। लॉजिक नहीं लगाते आप किसी वस्तु का नामकरण करने में। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूं कि भाई कुर्सी को कुर्सी ही क्यों कहा जाता है, कोई कारण बताओ। कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं, हवा क्यों नहीं बोलते? या हवा को हवा ही क्यों बोला जाता है, पेड़ क्यों नहीं बोला जाता? पेड़ को पेड़ ही क्यों बोला जाता है, जूता क्यों नहीं बोलते? जूता को जूता ही क्यों कहा जाता है, आकाश क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद सोचिए ना, कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोला जाएगा? उसके पीछे कोई रीजन है क्या? कोई रीजन नहीं है। या पत्थर को पत्थर ही क्यों कहा जाता है, कोई कारण है क्या? और ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदी में या संस्कृत में है, नहीं, दुनिया की हर भाषा में। आप बिल्ली को कैट ही क्यों बोलते हो, कैट को कैट ही क्यों बोला जाता है, कोई कारण नहीं है। या काऊ को काऊ ही क्यों बोला जाता है, कोई कारण नहीं है।
तो वस्तुओं के नामकरण में तर्क का अभाव होना भी भाषा में यादृच्छिकता कहलाती है। तो दो प्रकार की यादृच्छिकता दुनिया की हर भाषा में पाई जाती है। पहला कि हर वस्तु का हर भाषा में एक नाम होता है, और दूसरा कि वस्तुओं के नामकरण में हर भाषा में तर्क का अभाव होता है। यह दूसरा गुण है भाषा का। भाषा का तीसरा गुण होता है कि हर भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। हर भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। उसकी टेंडेंसी भाषा की ऐसी होती है, प्रवृत्ति ऐसी होती है भाषा की कि हर भाषा अपने प्रारंभिक रूप में कठिन होती है, वो धीरे 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 करके सरलीकृत होती जाती है। तो जब भाषा की आप बात करते हैं तो हर भाषा धीरे धीरे सरलता की ओर अग्रसर होती है। जैसे आप अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का प्रारंभिक रूप है संस्कृत, और संस्कृत आज के समय में अगर देखा जाए, आज के समय में अगर आप संस्कृत को देखोगे तो वो हिंदी की तुलना में आपको कठिन लगेगी ही। उसके बाद संस्कृत के बाद आई पाली। पाली संस्कृत की तुलना में आसान थी, लेकिन आज भी हमारे समझने के लिए वो थोड़ी सी कठिन है। तो हर भाषा जो है ना वो धीरे 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 करके सरल होती जाती है। ध्यान रखना, धीरे 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 करके सरल होती जाती है। और ये जो सरलीकरण का गुण है ये लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहेगा। ध्यान रखना, अब दूसरे एक्सिस में आ जाएगा ऐसे, ये बदलती रहेगी भाषा, ये बदलती रहेगी भाषा। तो भाषा अपना रूप निरंतर सरल करती जाती है, भाषा का रूप निरंतर सरलीकृत होता जाता है। और यही कारण है कि चूंकि ये गुण पानी से मिलता जुलता है, पानी भी तो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, और इसीलिए चूंकि पानी का गुण भी ऊपर से नीचे की ओर जाना होता है और भाषा का गुण भी कठिन से सरल की ओर जाना होता है, इसीलिए कबीरदास जी भाषा को कहते हैं बहता नीर। कबीरदास जी ने भाषा को बहते नीर की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी भाषा को क्या कहते हैं? बहता नीर कहते हैं, यानी बहता हुआ जल, बहता हुआ पानी है ये, ऐसा कहते हैं। और इनका कथन है कि संस्करित कूप जल, संस्करित कूप जल भाषा बहता नीर। क्वेश्चन आता है कि यह कथन किसका है? तो संस्करित कूप जल भाषा बहता नीर किसका कथन है? यह कथन है कबीरदास जी का। ठीक है, और देखो भाषा की प्रवृत्ति ऐसे बनती है ना, तो देखो डमरू जैसी एक संरचना बन रही है, डमरू बन रही है ना, डमरू। इसीलिए ना भाषा में डमरू का बहुत महत्व है। ठीक है, डमरू का ना बहुत महत्व माना जाता है हमारे यहाँ, डमरू के नाद का। ठीक है, जैसे आप तत्व मीमांसा पढ़ेंगे भारत में तो कई बार ऐसे आता है कि भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के नाद से सृष्टि हुई है, आता है। इसी प्रकार आचार्य पाणिनि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आचार्य पाणिनि ने जो 14 सूत्र दिए हैं, जो 14 सूत्र दिए हैं, वो 14 सूत्र असल में ये कह करके प्रचारित प्रसारित किए गए हैं, या ये फैक्ट भी हो सकता है, आप भगवान जाने, कि आचार्य पाणिनि ने शंकर भगवान की बड़ी तपस्या की। शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया, और जब आचार्य पाणिनि ने उनसे भाषा का ज्ञान मांगा तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। 14 बार डमरू के नाद से 14 अलग अलग सूत्र निकले। ये 14 सूत्र आज पाणिनि सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। आपको दिखाता हूं, 14 सूत्र हैं। ये जो 14 सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर आचार्य पाणिनि के व्याकरण की शुरुआत मानी जाती है। आपको दिखाता हूं, ऐ उण रील ऋक पाणिनि सूत्र है ना। हाँ,
हाँ, इनके सूत्र मिलेंगे, आई उण रील रिक ए ओंग ए औच लण हय वरट, ऐसा। है वरट लण, ये देखो 14 सूत्र दिख रहे हैं आपको, 1 से लेकर के 14 तक ये सूत्र माने जाते हैं हमारे यहां। ठीक है, इन 14 सूत्रों के माध्यम से आचार्य पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए और प्रत्याहारों के माध्यम से इनको पहचानने का, इनको याद करने का उन्होंने तरीका बताया, वर्णों की संख्या बताई, यहीं से बताया। ठीक है, तो ये 14 सूत्र आचार्य पाणिनि के अनुसार माने गए हैं। ठीक है, इसमें लिखा होगा कहीं पर, देखना कहीं पर ना दिखा होगा, अष्टाध्यायी में ये 14 सूत्र मिलते हैं अपने को। ठीक है, चलो ठीक है, समझना, इसको कभी इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो 14 सूत्र के माध्यम से ये बात कही गई। और देखो डमरू जैसी संरचना बनती है, इसीलिए डमरू का भाषा शास्त्र में बहुत महत्व है। ठीक है, चलो, तो आचार्य कबीरदास जी का कथन है, संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर। क्वेश्चन आता है कि संस्कृत की तुलना कुएं के पानी से किसने की है और भाषा बहता नीर किसका कथन है, तो यह है कबीरदास जी का। ठीक, भाषा को बहता नीर किसने कहा, कबीरदास जी ने कहा है। यह भी भाषा का, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब भाषा के अंतर्गत चौथा गुण भाषा का, हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं, जिसको आप कहते हैं लिपि। हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लिपि। हर भाषा में यह पाया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं, कई लिपियां आती हैं। कई लिपियों में एक भाषा को लिखा जाता है और एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी भी जाती हैं। ठीक है, ध्वनि चिन्हों की उपस्थिति। इसके अलावा और क्या गुण होता है सर, आप ये बोल सकते हो कि हर भाषा संस्कृति की वाहक होती है। हर भाषा संस्कृति की वाहक होती है, बिल्कुल होती है। हर भाषा मानव के विकास को दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है कि नहीं। हर भाषा संस्कृति की वाहक है, मानव सभ्यता के पहचान की विधि है भाषा। आप पहचान के बता सकते हो कि कौन सी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा उदार किस्म के हैं या थोड़े से कठोर प्रवृत्ति के हैं, आप बता सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये भाषा की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। भाषा का हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये भी आप बता सकते हो। तो ये भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, समझ में आया। ये छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन आपके भाषा के प्रति जो नॉलेज है ना, या भाषा के प्रति आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करना जरूरी है। तो उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा के संबंध में थोड़ी सी जानकारी तो हमको होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी का विकास क्रम। या हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, देखो हिंदी का विकास क्रम कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा जिन चरणों से, जिन सीढ़ियों से होकर के वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है, उन सारे स्वरूपों को पढ़ना। कोई भी भाषा अचानक से पैदा नहीं होती है। हर भाषा धीरे धीरे करके डेवलप होती है। जैसे आप डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं तो डार्विन के सिद्धांत में मनुष्य जो है, इस जाति का विकास समुद्र से हुआ, यानी जीवन की ही उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, समुद्र से। सबसे पहले एक समुद्र था, समुद्र में और कुछ नहीं था, केवल 4 प्रकार के तत्व हुआ करते थे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये चारों। और ऑक्सीजन भी बाद में आया, पहले तो ये 3 तत्व थे, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन।
तो एक बार बिजली चमकी, बिजली चमकने से यहां पर कोइजरवेट्स बने, इसको कोइजरवेट्स कहा जाता है। कोइजरवेट्स धीरे 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 मिले, मिल करके उन्होंने हजारों लाखों साल की प्रक्रिया के बाद एक कोशिकीय जीव का निर्माण किया। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका बनी। अब वो कोशिका धीरे 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 करके कोशिका विखंडन की स्थिति में आई। कोशिका विखंडित होने लगा तो बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। बहुकोशिकीय जीव धीरे 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 करके डेवलप हुए, पानी में तैरना चालू किए, समुद्र में रहने लगे। अब समुद्र में रहने लगे, धीरे धीरे आबादी उनकी बढ़ने लगी। उनको महसूस हुई आवश्यकता कि भाई हम जमीन में जाकर के रहें। लाखों साल की प्रक्रिया, हजारों साल की प्रक्रिया फिर चली, और वो प्रक्रिया जब आगे बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी तो फिर सरीसृप बने, उभयचर बने। उभयचर वो हैं जो जल में और थल में दोनों जगह पर रह सकते हैं, वो बने। और आगे बढ़े तो ऐसे जीवों की रचना हुई जिनके पैर थे। उसके बाद और धीरे धीरे आगे बढ़े, मतलब 4 पैर वाले पहले बने, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़े, पेडेस्ट्रियन जीव बने, 2 पैरों पर चलने वाले जीव बने। वो जीव और आगे बढ़े तो बंदर का निर्माण हुआ। बंदर और आगे बढ़ा तो सर गोरिल्ला बना। गोरिल्ला और आगे बढ़ा, कपी बना। कपी और आगे बढ़ा, होमो इरेक्टस बना। होमो इरेक्टस और आगे बढ़ा, होमो सेपियंस बना, जो कि वर्तमान में आप हो। तो लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया से निकल करके आज आप आए हैं होमो सेपियंस के रूप में। आप सोचो आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। करोड़ों साल की प्रक्रिया से आप निकल करके आए हो, ठीक है। तो अपने जीवन को व्यर्थ मत समझना। बहुत बहुत सालों का संघर्ष हुआ है, तब कहीं जाकर के आपने ये जीवन प्राप्त किया है, ठीक है। तो आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहां पर आपको मानव का विकास क्रम दिखाई पड़ता है, वैसे ही दुनिया की हर भाषा एक निश्चित क्रम में, विकास क्रम में आगे बढ़ती है। आप हिंदी के विकास क्रम को देखें तो हिंदी का विकास क्रम आरंभ होता है संस्कृत से। संस्कृत से, और चूंकि हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से जुड़ता है, इसीलिए हिंदी के साथ 2 शब्द ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। एक आर्य भाषा और दूसरा भारोपीय भाषा परिवार। इन दोनों शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखना है। आर्य भाषा की जब हम बात करते हैं तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, और जितनी भी भाषाएं अपने विकास क्रम में संस्कृत से जुड़ी हुई होती हैं, वो सब के सब आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो संस्कृत से जुड़ी हुई है हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिंदी कैसी भाषा है? आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषा है। अब ये जो भारोपीय शब्द है, ये जो भारोपीय शब्द है, ये भारोपीय शब्द कहां से आया सर? देखिए, भारोपीय शब्द असल में भारत प्लस यूरोपीय से मिलकर के बना है। भारत और यूरोपीय से मिलकर के बना है। अब इसके पीछे ना, इस शब्द को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मैक्स मूलर के टाइम पे। मैक्स मूलर को जब हम देखते हैं तो मैक्स मूलर भारत में जब आया, तो मैक्स मूलर को भारत में बुलाने के पीछे एक उद्देश्य था कि भारत के जो भाषाएं हैं उनको सीखे, और उसके माध्यम से संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ करके यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता को जड़ से जानने का प्रयास करें, ताकि अंग्रेजों का हम पर शासन करना आसान हो जाए। तो मैक्स मूलर जब यहाँ पर आया तो मैक्स मूलर ने यह देखा कि भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं वो निहित हैं वेदों में। वेदों में बहुत ज्ञान है, और लोग यहाँ पर इसीलिए वैदिक सभ्यता से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृत की जो भाषा है उसको ये देवों की भाषा मानते हैं।
तो अब सीधी सी बात है, अगर मुझे उन पर राज करना है तो मुझे अपने आप को सुपीरियर दिखाना पड़ेगा, उनको इंफीरियर यानी कमतर बताना पड़ेगा। तो मैक्स मुलर ने यहीं पर एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत। मैक्स मुलर ने यह कहा कि जिस संस्कृत भाषा को आप देवताओं की भाषा मानते हैं, वास्तव में वो देवताओं की भाषा है ही नहीं, वो कबीलाई भाषा है। और एक समय में मध्य एशिया वाले क्षेत्र में ये बोली जाती थी। अब ये मध्य एशिया कहाँ है सर? तो ये देखिए, जैसे मान लो आप ये विश्व का नक्शा देखेंगे तो इधर ये जैसे कि हमारा भारत है ना, भारत से यहाँ पर करीब पाकिस्तान है, इसके बाद ईरान है, ऐसे करके ये खाड़ी के देश आते हैं। यहाँ पर जब आप पाकिस्तान के बाद देखेंगे, ये पाकिस्तान है मान लो, कुछ दिन में इतना भी ना रहे, भगवान करे। इसके बाद ये आता है आपका अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर यहां पर 5 देशों का समूह मिलता है। इन 5 देशों को बोला जाता है मध्य एशिया के देश। आपने नाम सुना होगा, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, नाम सुना होगा आपने। इसमें से ये जो उज्बेकिस्तान वाला इलाका है वो एकदम सेंटर में पड़ता है, एकदम सेंटर में। ये जो सेंटर में पड़ने वाला देश है उज्बेकिस्तान, मैक्स मुलर ने ये कहा कि भैया तुम्हारे जो आर्य हैं वो असल में इस उज्बेकिस्तान वाले इलाके के रहने वाले लोग थे। यहां पर जो कबीला रहता था उस कबीले के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा थी संस्कृत भाषा। ये जो संस्कृत है ना, मतलब उसकी पुरानी भाषा बोल दो, संस्कृत नहीं बोल सकते, संस्कृत की भी मातृभाषा, संस्कृत की से भी पुरानी भाषा जो है वो यहां पर व्यवहार में लाई जाती थी, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा। और ये कहा कि यहां पर ये जो भाषा है वो कबीलों के द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कबीले का आकार बड़ा होने लगा। और कबीले का आकार जब भी बड़ा होता है तो समाजशास्त्र में एक घटना होती है जिसको बोला जाता है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन की जब ये प्रक्रिया हुई तो एक खंड निकल करके चला गया यूरोप की तरफ, यूराल पर्वत इसने पार किया और ये हिस्सा कहां चला गया, यूरोप की तरफ। दूसरा हिस्सा निकल करके आया और अफगानिस्तान के बदख्शां नाम की जगह पर रहने लगा। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बदख्शां, बदख्शां ये जगह का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहां पर भी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अब इस बदख्शां नाम की जगह पर आकर के वो रहने लगे, वो कबीले के लोग। धीरे धीरे यहां पर भी कबीले का आकार बड़ा होने लगा और बड़े होने के कारण यहां पर पुनः एक बार विखंडन हुआ। विखंडन के परिणाम स्वरूप एक हिस्सा निकल करके चला गया ईरान की तरफ, एक हिस्सा निकल करके आ गया भारत की तरफ। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो विखंडन हुआ, समझिएगा, यहां पर ये जो विखंडन हुआ, इस विखंडन में, हाँ, ये जो विखंडन हुआ, यहां विखंडन में 2 भाग बने, एक जो यूरोप की तरफ गई और एक जो नीचे की तरफ आई। यूरोप की तरफ जो गई उसको नाम दिया गया केतुम, और जो भारत की तरफ यानी अफगानिस्तान की तरफ आई इसको बोला गया सतुम या सेतुम। कतुम और सेतुम ये भाषा परिवार है। और आगे बढ़े तो यहां पर ये जो विखंडन हुआ, अफगानिस्तान में आए, बदख्शां में रहने लगे, बदख्शां में आकर के फिर टूटी भाषा, एक भाषा चली गई ईरान की तरफ, ये ईरान है, ईरान में आकर के रहने लगे ये, और एक भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो आकर के रहने लगे सप्त सैंधव प्रदेश में। आप पढ़ते हैं ना कि आर्य सबसे पहले कहां आकर के बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसने लगे। ये जो ईरान वाले क्षेत्र में आने वाला जो कबीला है या कबीले का भाग है, इसने जो भाषा विकसित की उस भाषा को नाम दिया जाता है हिब्रू भाषा, हिब्रू भाषा। और जो भाषा
सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के रहने लगी। इस शाखा ने जो भाषा विकसित की इसको नाम दिया जाता है संस्कृत भाषा। ऐसा तो ये विभाजन दिया मैक्स मूलर ने। अब मैक्स मूलर के हिसाब से ये जो पूरा हिस्सा है, समझिएगा, है ना, ये जो पूरा हिस्सा है कहां से कहां तक, आप इसको लेकर के चलो, हाँ, आप इसको लेकर के चलो भारत से ये पूरा यहां तक, यूरोप तक। तो यहां पर जितनी भाषाएं इस चेन के अंतर्गत आती हैं, इस श्रृंखला के अंतर्गत जितनी भाषाएं आती हैं, उनको दो शब्दों से जोड़ा गया। एक तो कहा गया भारत और दूसरा कहा गया यूरोपीय, और यहीं से शब्द बनता है भारोपीय। ठीक है, और इसी प्रकार से मैक्स मूलर ने पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा है। 13 भाषा परिवारों में बांटा है, जिसमें से एक भाषा परिवार का नाम क्या है, भारोपीय भाषा परिवार है। बाल्टिक, केल्टिक, है ना, ये सब नाम आते हैं उसमें, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है भारोपीय शब्द। तो हिंदी भी चूंकि इसी श्रृंखला में आती है, संस्कृत से विकसित हुई है, इसीलिए हिंदी भी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाने वाली भाषा है। ठीक है, ये दोनों शब्द समझ में आए। भारोपीय क्या होता है, आर्य भाषा क्या है, आर्यों के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा संस्कृत थी, इसीलिए जितनी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं उनको रखा जाता है किसके अंतर्गत, आर्य भाषा समूहों के अंतर्गत। ठीक, अब संस्कृत में वापस आओ। संस्कृत की यदि हम बात करें तो संस्कृत के दो रूप प्रचलित हैं, एक को बोला जाता है वैदिक संस्कृत, एक को बोला जाता है लौकिक संस्कृत। असल में यह क्या है कि जब हम प्राचीन वैदिक संस्कृत का या प्राचीन संस्कृत का जब आप अध्ययन करते हैं तो वहां पर साहित्य दो भाषाओं में लिखे गए हैं, एक संस्कृत में और एक लौकिक संस्कृत में। लेकिन उसमें भी अगर हम प्राचीन संस्कृत की बात करें तो प्राचीन संस्कृत है वैदिक संस्कृत, और इसी वैदिक संस्कृत से हिंदी के विकास क्रम की शुरुआत मानी जाती है। चूंकि हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से आरंभ होता है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भाषा माना जाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और अगर बांट करके दे कि भाई वैदिक संस्कृत है कि लौकिक संस्कृत है, तो हमेशा आंसर लेना इसका वैदिक संस्कृत। आदि जननी मतलब जहां से कहानी शुरू हुई है। वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। हालांकि बहुत सारे भाषा शास्त्री इसको 2500 ईसा पूर्व के आसपास भी मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज्ञात प्रमाण हैं उनके आधार पर कहा जाता है कि वैदिक संस्कृत लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास की होगी। अब इस वैदिक संस्कृत को जब आप देखते हैं तो वैदिक संस्कृत में आपको दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। पहली चीज ये कि वैदिक संस्कृत में हमको दिखाई पड़ती है योगात्मकता। वैदिक संस्कृत एक योगात्मक भाषा थी। और दूसरी चीज कि वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा थी। वैदिक संस्कृत योगात्मक भाषा थी और वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा थी। अब सवाल यह कि सर ये योगात्मक क्यों थी? देखिए, वैदिक संस्कृत के योगात्मक रूप होने का कारण है शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखा जाना। वेदों को जब लिखा गया तो वहां पर शब्दों को कैसा लिखा गया? आपस में जोड़कर। आपको दिखाता हूं मैं। वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत। आपको दिखाता हूं इसका इमेज, आप देखिएगा खुद, आपको पता चल जाएगा कि सारे शब्द आपस में जोड़ करके लिखे गए हैं।
ये देखिए, इसमें मैं आपको ना एक आध उदाहरण दिखाता हूं। ये देखो, इसको देखो आप, इसमें शब्द को देखना आप, देखकर ऐसा लगेगा कि एक लाइन में ना एक ही शब्द है। ये देखो, ये पूर्ण विराम लगा है, ओम लिखा है। बाकी आप देखो, ऐसे लग रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक एक ही शब्द है, और दूसरे तीसरे लाइन में तो आप देखो यहां से ऐसे लगेगा कि यहां तक पूरा एक ही शब्द है। ये केवल एक भ्रम है, ऐसा है नहीं कि इसमें एक ही शब्द है, नहीं, ये केवल भ्रम है। आपको महसूस होता है कि सर ये एक लाइन में एक ही शब्द लिखा है क्या? इसका सीधा सा कारण यह है कि यहां शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखा जाता है, और आपस में जोड़कर लिखे जाने के कारण यह भ्रम उत्पन्न होता है कि भाई एक लाइन में कहीं एक ही शब्द तो नहीं लिखा है। आप ये देखो, ये वाला देखो, इसमें आपको समझ में आएगा, सामवेद है ये देखो आप, ऐसे लग रहा है ना यहां से लेकर के यहां तक एक ही शब्द लिखा है, वैसे ही यहां से लेकर के यहां तक एक ही शब्द लिखा है। इसका कारण है कि वैदिक संस्कृत में संधियों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था और शब्दों को आपस में जोड़ जोड़ करके लिख दिया जाता था। इसके कारण दो शब्दों के बीच विभेद करना आज के समय में, जिनको संस्कृत नहीं आती या जिनको हिंदी आती है, संस्कृत नहीं आती, उनके लिए इन शब्दों में विभेद करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि वहां पर संधियों को देखना, संधियों को तोड़ना, संधियों को समझना, ये पहले होता है, उसके बाद फिर आप पढ़ने के लिए जाते हो वेदों को। तो वैदिक संस्कृत में योगात्मकता थी, क्यों थी? क्योंकि शब्द आपस में जुड़े होते थे, वहां पर शिरोरेखा का खंडन नहीं होता था। शिरोरेखा मतलब ये जो ऊपर में हम लाइन लगाते हैं ना, इसको बोला जाता है शिरोरेखा। तो वैदिक संस्कृत में शिरोरेखा का खंडन नहीं होता था, जिसके कारण ये भ्रम होता था कि यहां पर पूरा यहां से लेकर यहां तक एक ही शब्द है क्या, ऐसा। दूसरी चीज कि वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता पाई जाती थी। इसका सीधा सा कारण है कि वेद श्रुति ग्रंथ थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाना होता था, तो पैराग्राफ के माध्यम से पहुंचाना मुश्किल था। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने यह किया कि भाई संस्कृत को पद्य के रूप में ढाल दिया, जो अपौरुषेय ज्ञान है उसको ढाल दिया कविताओं के रूप में, और कविताओं के रूप में ढाल करके उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने लगे। इसीलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, आपने सुना होगा, क्योंकि हमारे लिए पद्य याद करना आसान होता है ना, गाना सुनना, गाना याद करना आसान है, पैराग्राफ याद करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो वैदिक संस्कृत से हमारे हिंदी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में कोई भी भाषा स्थायी तो नहीं होती सर, हर भाषा का रूप धीरे धीरे बदलता है। तो वैदिक संस्कृत भी तो अल्टीमेटली है तो एक भाषा ही, तो वैदिक संस्कृत का भी रूप धीरे 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 करके परिवर्तित हुआ, और वैदिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आया उसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। लगभग, कई सारे लोग 800 ईसा पूर्व बोलते हैं, लेकिन मोटा मोटी देखें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लौकिक संस्कृत के साहित्य मिलना हमें शुरू हो जाते हैं, जहां पर धर्म सूत्रों का युग जहां से चालू होता है, जैसे योग सूत्र, न्याय सूत्र, है ना, नाम सुना होगा आपने, सांख्य सूत्र। तो सूत्रों की रचना, धर्म सूत्रों का काल कहा जाता है इसको। तो वहां से लौकिक संस्कृत में रचनाएं होना शुरू हो जाती हैं। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में बहुत आसान थी, और इसीलिए बहुत सारे जो साहित्यकार हैं वो लौकिक संस्कृत में गद्यात्मक रचना करना अब शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वेदों में गद्य नहीं था, उसमें यजुर्वेद के एक सूक्त का, एक मंडल का एक सूक्त जो है वो आपके गद्य वाले फॉर्म में, यानी पैराग्राफ वाले फॉर्म में लिखा गया है।
और इसी कारण से आप कहते हैं कि यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, जबकि वास्तव में कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत एक मंडल का एक सूक्त जो है वो लिखा गया है आपका गद्य वाले फॉर्म में। और आगे बढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत का पुनः सरलीकरण होता है, और लौकिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है पाली भाषा। पाली भाषा का अस्तित्व हमको दिखाई पड़ता है लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, और पाली भाषा को हमारे भारत में प्रथम लोक भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम लोक भाषा या भारत की प्रथम जन भाषा होने का दर्जा प्राप्त है पाली भाषा को। अब पाली भाषा की कहानी थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि पाली भाषा में गौतम बुद्ध प्रवचन करेंगे और बौद्ध धर्म के जितने साहित्य हैं वो भी आपको लगभग पाली भाषा में मिलते हैं। महायान को छोड़ दे तो हीनयान शाखा के जितने प्रारंभिक साहित्य हैं वो सब के सब आपको पाली भाषा में लिखे हुए मिलेंगे। तो पाली भाषा थोड़ी सी लंबी, थोड़ा सा लंबा पढ़ना है इसके बारे में, इसीलिए इसको हम लोग कल के लिए रखते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और कल हम लोग इसी टॉपिक को पाली भाषा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है अभी, है ना। मिस मत करना और रेगुलर जुड़ना। रेगुलर जुड़ेंगे तो आप लोगों के वर्ग 2 के पूरे साहित्य वाले हिस्से को, व्याकरण वाले हिस्से को मैं कवर करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। और जितना हो सके आप लोग ये जो वीडियो हैं या इसके जो नोट्स बनेंगे उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि रिवीजन आपके एग्जाम को निकालने की चाबी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बीच बीच में नोट्स देता रहूंगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का नोट्स हो, चाहे वो किसी अन्य भाग का नोट्स हो। कहानी पढ़ने के लिए मूल कहानी दे दूंगा कि भाई इसको पढ़ो। उपन्यास तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको दे दूंगा एक आध दो चार मेरे पास जो पीडीएफ्स हैं, है ना, वो मैं आपको दे दूंगा। अब किताबों को नहीं दे सकता यार, ठीक है। पीडीएफ जो मेरे पास हैं मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा, चाहे वो आपका बंटी हो, चाहे गोदान हो या कोई अन्य पीडीएफ हो, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा कहानियों का तो प्रॉपर मैं आपको मूल पाठ कराऊंगा, नाटक आपको कुछ कुछ बहुत मूल पाठ कराऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी, है ना। पूजा पुराने विद्यार्थियों के लिए फीस में थोड़ी छूट रहती है ना। आप लोग कांटेक्ट कर लेना, फ़ोन नंबर पर लगा लेना, उड़ान से कांटेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। पुराने स्टूडेंट्स को ना थोड़ी राहत रहती है, ठीक है। चलो, तो कंटिन्यू करेंगे क्लास को कल पाली भाषा से। कल आऊंगा तो याद दिला दीजिएगा मुझे, है ना। चलिए, थैंक यू।